नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है वृद्धाश्रम और इसके 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 7वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 7वें पार्ट को शुरू करते हैं। उदय जी जो दुख, आक्रोश, गुस्से से भरे हुए थे, वो चिल्लाते हुए बोले, क्यों? अपने ही घर आने के लिए मुझे कोई निमंत्रण की जरूरत है? मेरा घर, मैं जब चाहे आऊं, और इस दफा मैं हमेशा के लिए यहाँ आया हूँ। उदय जी का व्यवहार देख प्राची और प्रशांत अचरज में थे, पर इस समय उन्होंने चुप रहना ही सही समझा। उदय जी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। इस वक्त किसी से भी बात नहीं करना चाहते थे वो। टूट गए थे वो बुरी तरह से, अपने और सुमन जी की दोस्ती पर उठे सवालों से। साथ ही उन्हें एक डर भी था, कहीं उनके बच्चे अगर वो भी उन्हें ही गलत समझेंगे तो कैसे सामना करेंगे वो उनका, क्या जवाब देंगे वो उनको। जीवन को एक नया उद्देश्य, एक नया मकसद देने गए थे वो उस आश्रम में, और क्या लेकर लौटे? अपने ऊपर लगा ऐसा इल्जाम। युग जो उनकी आंख का तारा था, घर में अगर वो नजर ना आए तो उन्हें चैन नहीं पड़ता, पर उसको भी डांट कर खुद के पास से भेज दिया। उस मासूम पर भी अपना सारा गुस्सा उड़ेल दिया। प्राची और प्रशांत उदय जी का बदला व्यवहार देख हतप्रभ थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया, पर पूछे भी तो किससे? उदय जी से तो पूछ भी नहीं सकते। वो किसी से बात ही नहीं करना चाहते थे, हर बात का उल्टा मतलब निकाल रहे थे। इधर आश्रम में जब सबको उदय जी के यूं अचानक चले जाने का मालूम चला, तो जितने मुंह उतनी ही बातें। लोग बातों को अपने हिसाब से घुमा रहे थे। उदय जी के यूं चले जाने से मानो उन लोगों की बातों पर मोहर लग गई हो। परेशान रुचि ने वीरेन जी से पूछा, तो वो भी उतने ही अनजान थे जितने कि सब। उन्हें कुछ नहीं पता कि आखिर उदय जी ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए और क्यों चले गए। ऐसे तो हर कोई उन्हें ही दोषी समझेगा। वीरेन जी ने उदय जी को सुबह से न जाने कितनी बार फोन किए, पर उधर से कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा। इधर प्राची को भी जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने सुमन जी को फोन मिला दिया। अपने मोबाइल से आश्रम के सदस्यों में से जो पहला नंबर मिला, बस बिना सोचे समझे फोन लगा दिया, पर वहां से भी उसे निराशा ही मिली। सुमन जी प्राची से रूखे स्वर में बोली, देखो बेटा, यह उनका निजी मामला है, मुझे कुछ नहीं पता, और आइंदा से मुझे कभी फोन मत करना। प्राची सुमन जी के बर्ताव से हतप्रभ थी, क्योंकि जिन सुमन जी को वो जानती थी, वो तो सौम्यता और सरलता की मूर्ति थी, पर इस समय तो वो अपने व्यक्तित्व से बिल्कुल विपरीत लग रही थी। प्राची ने प्रशांत से कहा, प्रशांत, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कोई बात तो जरूर है। तुम वीरेन अंकल या फिर रुचि को फोन लगाओ। वो अभी बात कर ही रहे थे कि रुचि का नंबर प्रशांत के मोबाइल पर फ्लैश होने लगा। प्रशांत ने फटाफट फोन उठाया, और जब रुचि को पता चला कि उदय जी अपने घर आ गए हैं, तो उसने राहत की सांस ली। परेशान प्रशांत ने रुचि से पूछा, रुचि जी, आखिर बात क्या है? पापा का यूं अचानक आना, किसी से बात नहीं करना, खुद को बंद कर लेना, वहां कुछ हुआ है क्या? रुचि ने हिम्मत कर प्रशांत को आश्रम के लोगों की, सुमन जी और उदय जी की दोस्ती पर लगाए आरोप और वीरेन जी और खुद के मन की सारी बातें बताई, जिसे सुनते ही प्रशांत गुस्से से भर गया। हाँ, तो ठीक ही किया था ना पापा ने। अरे जरा से किसी से हंस बोल लिए तो इसका मतलब कुछ, और मैं तो ये आपके आश्रम की लापरवाही कहूंगा। पापा कहीं और चले जाते तो क्या करता मैं? क्या सुरक्षा है वहां हमारे परिजनों की? मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, आप लोगों की शिकायत करूंगा। अरे बस पैसा कमाने का जरिया बना रखा है आप लोगों ने ऐसी संस्थाओं को। मैंने मेरे पापा को आपके यहाँ इसलिए भेजा ताकि उन्हें जीने का एक मकसद मिले, पर, और उसने गुस्से में फोन पटक दिया। प्राची कुछ पूछती उससे पहले प्रशांत उदय जी के कमरे में चला गया। उदय जी गुमसुम से आंखें बंद कर अपनी आराम कुर्सी पर बैठे थे। कितने कमजोर और अकेले दिख रहे थे वो। इस समय अब इतना असहाय और लाचार तो वो माँ के जाने के बाद भी नहीं दिखे थे। प्रशांत पापा की हालत देख व्याकुल हो गया। उसका दिल भर आया। कितना कुछ सहन कर रहे हैं वो अकेले। वो उनके पास वहीं जमीन पर बैठ गया और उनकी गोद में सिर रख बोला, पापा, इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं, अकेले सब सहते रहे। उदय जी कुछ नहीं बोले। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। प्रशांत उनके हाथ को अपने हाथ में ले बोला, पापा, आपने बिल्कुल ठीक किया। अरे, किसी के कुछ भी कह देने से गलत सही तो नहीं हो जाता ना?
और जब आप सही हैं तो क्यों लोगों की अनर्गल बातों को दिल पर लेते हो? अब आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। उदय जी कुछ नहीं बोले। वो अब भी चुप थे, मानो कुछ कहने सुनने को उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं। उन्हें किसी को कोई सफाई नहीं देनी, ना कुछ कहना। खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया उन्होंने। प्रशांत पापा की हालत देख बहुत दुखी था। मम्मी के जाने के बाद भी वो चुप जरूर हो गए थे, पर इस वक्त तो उनकी चुप्पी डरा रही थी। कहीं अंदर ही अंदर खुद को दोषी तो नहीं समझ रहे हैं वो। इधर प्राची को कुछ स्पष्ट तो नहीं पता चला, पर बिना बताए भी बहुत कुछ समझ गई थी वो। एक दिन उदय जी अकेले बैठे मनन कर रहे थे। वो तो लोगों की बातों से घबरा कर यहाँ आ गए, पर सुमन जी का क्या? बातें तो उनकी भी बनती होंगी, पर वो तो अपने घर भी नहीं जा सकती। कैसे रह रही होगी वहां, लोगों की बातों, उनके नजरों का कैसे सामना कर रही होगी? इस वक्त जब उनको जरूरत है उनके साथ की, तो वह उन्हें अकेला छोड़ आए। पर वे क्या कर सकते हैं? कुछ कर भी तो नहीं सकते। इस वक्त बहुत बेबस महसूस कर रहे थे वो खुद को। बार बार मोबाइल में सुमन जी का नंबर देखते, पर डायल करने से पहले ही हाथ रुक जाते। सच, इतना असहाय आज से पहले खुद को कभी महसूस नहीं किया उन्होंने। इधर जाने कैसे सुमन जी के घर तक भी ये बात पहुंच गई। और जब अनुराग की पत्नी साक्षी को बात पता चली, तो वो तंज कसते हुए बोली, देख लिया तुम्हारी माँ को? बस अब यही देखना तो बाकी था। अरे हमें क्या, जाए जिसके पल्ले जाना है। इस उम्र में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। साक्षी की बातें अनुराग के लिए आग में घी का काम कर रही थी। जब साक्षी ने देखा अनुराग गुस्से से भरा हुआ है, तो उसने लोहा गर्म देख चोट की और बोली, लेकिन अगर कहीं पैसा जेवर किसी और के बच्चों के नाम कर दिया तो हाथ मलते रह जाओगे? फिर मत कहना बताया नहीं। अनुराग ने साक्षी की बातों में आवेश में सुमन जी को फोन मिला दिया और बोला, माँ, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि दुनिया का क्या कहेगी? छी, मुझे तो आपको माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। खैर, ये आपकी जिंदगी है, आपको जो करना है वह करिए, पर ध्यान रहे उन पैसे जेवर पर पहला हक मेरा है। कुछ पल को सुमन जी खामोश हो गई। बिना गुनाहों के अपराधी घोषित कर दिया उन्हें सबने। खुद को किसी तरह संभाल वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी माँ से इस तरह बात करते? एक बार भी जुबान नहीं कांपी तुम्हारी? किस हक से बात कर रहा है तू? अरे, तूने आज तक माँ की हर चीज पर हक जताया, कभी तो अपनी माँ पर भी हक जताता। और उन्होंने गुस्से में फोन पटक दिया। इस वक्त सुमन जी पूरी तरह से टूट चुकी थी। आखिर कितनी दफा समेटे खुद को। थक गई थी वो। उनकी सांसें जोर जोर से चल रही थी। उन्होंने फटाफट अपना इनहेलर निकाल उसे सूंघा। अब कुछ आराम मिला। बहुत बेचैन हो रही थी वो। मन को शांत करने को उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाने की कोशिश की, पर उनका मन बहुत अशांत था। आखिर उन्होंने मोबाइल में गाना चलाया, ना उम्र की सीमा हो। पर पता नहीं आज इस गाने को सुन उन्हें उदय जी पर गुस्सा आ रहा था। कायरों के जैसे उन्हें अकेला छोड़ गए सबके सवालों के आगे। वो गाना बंद ही कर रही थी कि गाने की अगली पंक्ति उनके कानों में पड़ी और उसकी उंगलियां वहीं थम गई। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीत गए मुझसे मैं ही हरदम हारा। सुमन जी उन पंक्तियों को सुन बेहताशा हंसने लगी और फिर जोर जोर से रोने लगी। कितनी सटीक पंक्तियां हैं, जैसे उनके लिए ही बनी हो। पहले पारस, फिर अनुराग, और अब उदय जी। एक एक करके सबको छीन लिया उनकी किस्मत ने उनसे। आज वह पूरी तरह हार गई। रुचि से सुमन जी की हालत छिपी नहीं थी, और वो किसी भी हालत में उन्हें ऐसे देखकर अनदेखा नहीं कर सकती थी। उसके आश्रम का मकसद ही है जिंदगी से निराश लोगों को एक नई दिशा देना, उन्हें एक नई मंजिल देना, बिना मकसद की जिंदगी को एक नया मकसद देना, निराश लोगों के जीवन में एक आशा देना, उम्मीदों के रंग भरना। उसने ये एनजीओ इसलिए नहीं बनाया कि यहाँ आकर कोई खुद को और ज्यादा अकेला कर ले। उसका तो सपना है इधर लोगों को इस उम्र में भी जीने का मकसद मिले, नया उद्देश्य मिले,
और यही सोच वह सुमन जी के पास आई। आज वो उनसे स्पष्ट रूप से बात करेगी। आखिर उनके मन में क्या चल रहा है? वो खुद अपनी और उदय जी की दोस्ती को किस नज़र से देखती है? उस दोस्ती को कहाँ तक ले जाने के को तैयार है? सुमन जी अपने कमरे में खिड़की के पास यूं ही गुमसुम सी खड़ी थी। रुचि के आने की आहट से उनकी तंद्रा टूटी। उन्होंने रुचि की तरफ देखा। दोनों में औपचारिक अभिवादन हुआ। रुचि उनके पास ही आकर खड़ी हो गई और बिना बातों को घुमाए सीधे मुद्दे पर आती हुई बोली, क्यों ऐसा कर रही हैं आप आंटी? क्यों खुद को अकेला कर लिया? क्यों खुद को सजा दे रही हैं? वो भी उस बात के लिए जिसमें आपका कोई दोष ही नहीं। सुमन जी ने रुचि को एक नज़र भर देखा, फिर खुद एक कुर्सी पर बैठ रुचि को अपने सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे में फंसा आगे की ओर झुकती हुई बहुत ही गंभीर आवाज में बोली, हमारे दोषी होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम समाज के बने बनाए नियमों से जरा भी इधर उधर हुए नहीं कि हम गुनहगार हैं, फिर यह जमाना जिसे चाहे कसूरवार ठहरा देता है। और क्योंकि हम इस समाज का ही अभिन्न हिस्सा हैं, इसलिए हमें उनके सुनाए फैसलों का जाने अनजाने फर्क पड़ता है। देख लिया होगा तुमने भी, क्या कर पाई? कुछ नहीं ना। जिसने जो चाहा आरोप लगाया। सुमन जी सुनने में ताकती हुई बोली, याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? जरूरत कब किसकी पूरी होती है? रुचि अपनी कुर्सी सुमन जी के और पास लाती हुई बोली, आंटी, मुझे जमाने से पहले आपके मन की बात जाननी है। आप बताओ, आप क्या चाहती हो? यूं ही जिंदगी अकेले काटना? क्या आपके दिल के किसी कोने में एक नन्ही सी भी आस नहीं है कि काश कोई तो ऐसा हो जिसके कंधे पर मैं अपना सिर रख सकूं, जिसको अपने हर सुख दुख का हिस्सा बना सकूं, खुद के इस अकेलेपन का साथी बना सकूं? सुमन जी फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली, मैंने कहा ना, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। और सच कहूं, अब तो मुझे कुछ चाहने से भी डर लगने लगा है, क्योंकि आज तक जिसे चाहा है मेरी किस्मत ने उसे मुझसे दूर ले जा पटक दिया। शायद खुद के सिवाय अब मुझे किसी को नहीं चाहना है। रुचि बोली, यही तो कहना चाहती हूँ। आप खुद को चाहो, खुद के लिए जियो, खुद के मन का करो, जमाने से पहले अपनी परवाह करो, खुद के लिए सोचना शुरू करो। सुमन जी कुर्सी से उठती हुई बोली, ये सब बातें कहने सुनने में ही अच्छी लगती हैं। असल मायने में जब जिंदगी की हकीकत से सामना होता है तो सारी बातें धरी रह जाती हैं। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ रुचि से कहा, बेटा, ये मेरे ध्यान का समय है। रुचि समझ गई सुमन जी उन्हें जाने का इशारा किया है। रुचि अपने ऑफिस में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उदय जी और सुमन जी के लिए जो वो चाहती हैं उसे कैसे मूर्त रूप दे। अपने ऑफिस में आ वो कुर्सी पर बैठ गई और टेबल पर रखे ग्लोब को जोर जोर से घुमाने लगी। उसके दिमाग में भी इस समय अनगिनत विचार इस ग्लोब की भांति घूम रहे थे। वो सोच रही थी, आखिर लोगों की मानसिकता कैसे बदले? क्यों जमाना आज भी नई चीजों को अपनाने से कतराता है? क्यों किसी को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं देने देने देता? वो अपनी ही उधेड़बुन में थी कि उसके मोबाइल पर उसके दोस्त अश्विन का फोन आया। वह भी उसी की ही तरह पास के शहर में एनजीओ चलाता था। दोनों ने साथ ही पढ़ाई की थी और दोनों को समाज सेवा का शौक था। दोनों के विचार बहुत मिलते थे, इसलिए उनकी दोस्ती भी पक्की थी। सही मायने में उसका ये एनजीओ का सपना बिना अश्विन के मदद के कभी पूरा ही नहीं होता। इधर उधर की बातों के बाद अश्विन बोला, क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? रुचि आश्चर्य से बोली, कैसे जान जाता है तू, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी दुनिया में जहां लोग अपने सामने खड़े इंसान का चेहरा नहीं पढ़ पाते, एक तू है कि आवाज पढ़ लेता है? अश्विन हंसते हुए बोला, अरे अरे, अब इतनी भी तारीफ नहीं। और हाँ, सबकी नहीं, बस किसी खास की। उसकी तो हर बात पढ़ क्या महसूस तक कर सकता हूँ, भले ही वो कितनी ही दूर हो और भले ही वो हमें खास समझे या ना समझे। रुचि उसकी बात का अर्थ समझते हुए बोली, जरा सी ढील दी नहीं कि मजनू जी शुरू हो जाते हैं। अच्छा सुन, अब जान ही गया है कि उदास क्यों हूं, तो सुन। और रुचि ने अश्विन को उदय जी और सुमन जी की सारी बातें बताई।
रुचि को सुनने के बाद अश्विन, जो कुछ देर पहले मजाक कर रहा था, गंभीर होते हुए बोला, देख रुचि, मामला वाकई बहुत गंभीर है और सच में बहुत संवेदनशील मुद्दा भी है। मुझे नहीं पता कि सुमन जी और उदय जी इस रिश्ते में बंधेंगे भी या नहीं। तू जो उनके लिए सोच रही है वो होगा भी या नहीं, उनके मन में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। क्योंकि कभी कभी इंसान खुद को ही अपने अंदर इस हद तक समेट लेता है कि वो खुद जो चाहता है उसमें उससे ही भागता रहता है। पर ये केस हमारे पास एक प्रतीक के रूप में आया है, समाज के चले आ रहे पूर्वाग्रहों को तोड़ने के लिए आया है। और जैसा कि हमारी संस्था का उद्देश्य ही यही है कि हम लोगों की मानसिकता बदलनी है। दूसरी तरफ से कोई प्रत्युत्तर ना मिल अश्विन ने अपने मोबाइल में फूंक मारी और बोला, हेलो रुचि, आर यू देयर? तू सुन रही है? रुचि बातों का क्रम टूटने से झुंझला गई और खिंचते हुए बोली, सब सुन रही हूँ, आगे बोल। अश्विन उसको छेड़ते हुए बोला, मैडम, तुम मेरे सामने नहीं हो ना? ये कोई वीडियो कॉल है? तो जब तक हाँ हूँ नहीं करोगी मुझे कैसे पता चलेगा तू सुन रही है या नहीं, या सो गई? अब रुचि का सब्र जवाब दे गया। वो झुंझलाते हुए बोली, तू काम की बात कर रहा है या मैं फ़ोन बंद करूं? अश्विन फिर मुद्दे पर आते हुए बोला, देख, जितना तू समझ रही है ये मामला उतना आसान नहीं है। जब तक एक लड़का लड़की की शादी की बात होती है तो सब कुछ नए सिरे से जुड़ता है। रिश्ते, परिवार, सब कुछ नया होता है। नई जिंदगी की शुरुआत होती है। पर इस तरह के रिश्तों में जहाँ सब कुछ व्यवस्थित है, वहाँ जब इतनी बड़ी हलचल होती है तो खलबली होना स्वाभाविक है। उनके बच्चे उन्हें इस रूप में अपनाने को तैयार नहीं होते। सबसे बड़ा डर होता है कि हमारी वसीयत के हिस्सेदार तो नहीं आ गए। इसलिए उदय जी और सुमन जी हमारे लिए एक प्रतीक स्वरूप है। हमें लोगों के मन में बैठे पूर्वाग्रह खत्म करने होंगे, जो इतने आसान नहीं होंगे। रुचि गहरी सांस ले बोली, फिर क्या करूं? अश्विन बोला, देखो, अब सिर्फ सोचना नहीं, कुछ करना होगा। सोच को हकीकत में लाना होगा। क्यों ना सबके परिवार वालों को इकट्ठा करें, इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्री दिखाएं, ऐसे उदाहरण ढूंढकर लोगों के सामने लाएं। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता भी हूँ जिन्होंने जिंदगी की सांझ में नया जीवन शुरू किया और आज बहुत खुश भी हैं। तू ऐसा कर, आश्रम में रह रहे लोगों को और उनके परिवार वालों से बात कर। तब तक मैं इस केस पर और विचार करता हूँ और अगले सोमवार तक तेरे आश्रम आता हूँ। रुचि ने फ़ोन रख दिया। उसको एक उम्मीद दिखी, शायद अश्विन के साथ से ये समस्या हल हो जाए, सुमन जी को जिंदगी का मकसद मिल जाए। रुचि को अश्विन की बातों से एक उम्मीद तो दिखी थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शुरुआत कहाँ से करे। आश्रम में ऐसा कौन है जिससे ये बात की जाए, जो उसकी बात से जरा भी सहमत हो? क्योंकि उनकी नज़र में ऐसा तो कोई नहीं था जो उदय जी और सुमन जी की दोस्ती को खुले मन से स्वीकार करे। तभी उनके दिमाग में वीरेन जी आए। वीरेन जी ही एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो खुद इस रिश्ते के पक्ष में हैं, और उदय जी और सुमन जी दोनों के ही अच्छे दोस्त भी हैं। अगर यहाँ किसी से बात कर सकती हैं तो सिर्फ वही हैं। रुचि ने वीरेन जी को अपने ऑफिस में बुलाया और अश्विन से हुई सारी बात और उनकी योजना बताई और कहा, वीरेन जी, मुझे लगता है कि आप इसमें हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। वैसे भी ये सिर्फ उदय जी और सुमन जी की बात ही नहीं, अगर हम उनके रिश्ते को उस मुकाम तक ले जा पाए तो जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े ऐसे बहुत से अकेले लोगों को अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी मिलने की उम्मीद रहेगी। हम समाज में एक उदाहरण पेश कर सकेंगे। वीरेन जी रुचि को बहुत ध्यान से सुनने के बाद बोले, रुचि, खुशी हुई ये जान के कि तुम जैसे लोग जो आजकल की पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हो, उनकी सोच इतनी आधुनिक है। इस संबंध में कोई कुछ कर सकता है तो वो तुम जैसे लोग ही हो। समाज में बदलाव लाने हो, बरसों से चले आ रहे पूर्वाग्रहों को तोड़ना हो, तो वो काम तुम जैसे नौजवान ही कर सकते हैं। वीरेन जी थोड़ा गंभीर होते हुए बोले, जहाँ तक उदय जी और सुमन जी की बात है, यह सच है कि मैं भी चाहता हूँ कि वो दोनों इस रिश्ते में बंधें, क्योंकि मैंने देखा है उन दोनों को।
वो साथ होकर ही पूर्ण है, पर शायद खुद अभी समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि खुद को ही वो झुठला रहे हैं। और सुमन जी एक दफ़ा मान भी जाए, पर जब वो उदय जी और सरोज जी का अटूट संबंध देखती हैं, तो खुद की भावनाओं को खुद के सीने में ही दफन कर लेती हैं। इसलिए बात सिर्फ हमारे चाहने से नहीं, उन दोनों की है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, सुमन जी बहुत अकेली हैं। उनके पास उनका परिवार तक नहीं, और अब तो उदय जी भी उनके पास नहीं। उनको मनाना फिर भी आसान होगा। जहाँ तक उदय का सवाल है, तो वो सरोज जी के जाने के बाद अकेला ज़रूर हुआ है, पर उसके पास उसका परिवार है, जो उन्हें कभी ना कभी सँभाल ही लेगा। या फिर हो सकता है कि वो खुद सँभलने का नाटक करे, क्योंकि मैंने देखा है उनके अंदर एक बच्चा है, जिसे या तो पहले सरोज जी ने सँभाला था, या अब सुमन जी सँभाल सकती हैं। वो सबके बीच रहकर भी बहुत अकेला है। मैं कोशिश करता हूँ सुमन जी से बात करने की, तब तक तुम आश्रम के सदस्यों और उदय के परिवार से बात करो। सुमन जी आश्रम में स्थित मंदिर में शाम की आरती में शामिल हुई थी। वैसे लोगों के चुभते सवालों से उन्होंने यहाँ आना भी बंद कर दिया था, पर रुचि के जोर देने पर वो कल से ही यहाँ आने लगी थी। संध्या आरती के बाद वो प्रसाद ले जाने ही लगी कि पीछे से वीरेन जी ने उन्हें आवाज़ लगाई। नमस्कार सुमन जी, कैसी हैं आप? सुमन जी ने हाथ जोड़ उन्हें नमस्ते किया और बड़ी मुश्किल से बोली, ठीक ही हूँ। उनका यूं हिचकिचाकर बोलना, ठीक ही हूँ, साफ चुगली कर रहा था कि कुछ भी तो ठीक नहीं है। तब तक वीरेन जी उनके साथ कदम बढ़ा चुके थे। वो उनके साथ चलते हुए बोले, बुरा ना मानो तो थोड़ी चहलकदमी कर सकते हैं, जैसे पहले करते थे हम लोग उदय के साथ। उदय जी का नाम सुन सुमन जी एक क्षण को असहज हो गई। उनका मन तो नहीं था, पर वीरेन जी का मन रखने के लिए उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों साथ टहलने लगे। शाम का धुंधलका धीरे धीरे छाने लगा था। पक्षी भी अपने घरों को जाने लगे थे। वीरेन जी आसमान में तकते हुए बोले, मूक प्राणी भी अच्छे से जानता है कि दिन भर कहीं भी धक्के खा लो, पर शाम को अपने परिवार के बीच ही सुकून मिलता है। सुमन जी वीरेन जी की बात सुन फीकी सी हंसी हंस दी। क्या कहती, उनके पास तो ये सुकून नसीब ही नहीं। वीरेन जी समझ गए सुमन जी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेगी। जो बात करनी है उन्हें ही करनी है। वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोले, देखिए सुमन जी, मेरी बात को कतई गलत मत लेना। मैं घुमा फिरा कर कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उदय के कारण हम दोनों भी अच्छे दोस्त हो गए हैं। इसी हक से आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि अगर आपको कोई समझता है तो वह सिर्फ और सिर्फ उदय है? उम्र के किसी भी पड़ाव पर उनके जैसा हमसफ़र आपको मिलता, तो क्या आप उन्हें अपनाना नहीं पसंद करती? सुमन जी के बढ़ते कदम ठिठक गए। वीरेन जी से अचानक ऐसी बात की उम्मीद उन्होंने बिल्कुल नहीं की थी। वो अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, अब जब आपने सीधे पूछ ही लिया, तो मैं भी बातों को घुमाऊंगी नहीं। सच कहूँ वीरेन जी, बहुत थक गई हूँ मैं। अब डर लगता है फिर किसी रिश्ते से जुड़ते हुए। कहीं फिर से कोई रिश्ता मेरे हाथ से छूट गया, तो कैसे ये सदमा बर्दाश्त कर पाऊंगी। अकेले किसी तरह खुद को खड़ा कर रखा था। अगर फिर से कुछ हुआ तो किसके सहारे की उम्मीद करूंगी। समझ चुकी हूँ अपनी लड़ाई मुझे खुद ही लड़नी है। बोलते बोलते अचानक उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए और वो तंज कसते हुए बोली, बुरा मत मानिएगा, आपके दोस्त तो सबके सवालों के सामने मुझे अकेला छोड़कर चले गए। एक बार भी पलट कर नहीं देखा मैं जी भी रही हूँ या मर गई। सुमन जी को एहसास हुआ उनके बोल कुछ ज़्यादा ही तीखे थे। वो बात को संभालती हुई बोली, और फिर जितना आप समझ रहे हैं इस रिश्ते में जुड़ना उतना भी आसान नहीं। हमसे ज़्यादा तो हमारे बच्चे असुरक्षित हैं। कहीं उनके नए हिस्सेदार ना आ जाएं। भले ही उनकी माँ को वो अपने हिस्से में नहीं मानते, पर उनकी संपत्ति किसी और के हिस्से में नहीं जानी चाहिए। यही इस जमाने की कड़वी सच्चाई है। वीरेन जी समझ गए सुमन जी के कहने का मतलब। अनुराग ने फिर से उसका दिल दुखाया है। वो सुमन जी से बोले, ये सब तो बाद की बातें हैं। पहले आप दोनों क्या चाहते हैं वह महत्वपूर्ण है। अगर उदय खुद आगे से आपको अपनाए, तो क्या उनके साथ आगे की जिंदगी बिताना पसंद करोगी?
दोस्तों कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।